नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का कोहली क्लासेज में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें हम लोग जो इसका जो पैटर्न रहेगा, हम लोग इसको कैसे कंप्लीट करेंगे इस मॉडर्न हिस्ट्री को। तो हम लोग पहले इसका लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे और इसमें जो कंटेंट में जो दिया गया है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ही इस बुक में दिया गया था, इस कंटेंट में, जो आपको लगभग हर एग्ज़ाम में अगर मॉडर्न हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको लगभग यहाँ से 80 से मानिए तो 70 से 80% के बीच में यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जो यहाँ से कवर किया गया, क्योंकि इसमें ज़्यादा बुक को मोटा नहीं किया गया है। एक शॉर्ट देखा जाए तो शॉर्ट कंटेंट है जो आपके रिवीजन के तौर पे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो हम सबसे पहले इसका एक लाइन बाय लाइन इसका थ्योरी पढ़ लेंगे। जैसे थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो आधुनिक भारत में जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक हम लोग जो कवर करेंगे ये होगा भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपको लगभग हर वनडे एग्जाम से लेकर बीपीएससी पीटी तक भी ये काम आ जाएगा, चाहे वो कोई भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम हो। चलिए देखते हैं एक एक करके। तो यूरोपीय कंपनी का आगमन, जैसा कि क्या, जैसे मान लीजिए भारत में अलग अलग समय पे अलग अलग विदेशी यहाँ पे आया व्यापार करने के साथ साथ क्या यहाँ पे वो शासन भी किया कुछ देर। उसी बीच में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा जो समय बिताता, अर्थात जो यहाँ पे आकर सबसे ज़्यादा समय तक जो शासन किया वो कौन था, वो अंग्रेज था। तो उसी के दौरान में आता है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, अर्थात सबसे पहले आ गया पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड, फिर आ जाएगा फ्रांसीसी और फिर लास्ट में आपका क्या आ जाता है, डेनिश। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसमें पुर्तगालियों के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में रेशम मार्ग भारत को यूरोप के साथ जोड़ता था। प्राचीन काल में एक जो रेशम मार्ग था जिसके द्वारा ट्रेड हुआ करता था, वो भारत को जोड़ता था। यूरोप को किसे जोड़ता था, रेशम मार्ग, वो भारत के साथ जोड़ता था, जिस पर कुषाणों का शासन था। कुषाण का शासन था और कुषाण वंश का जो सबसे अगर देखा जाए तो जो विख्यात उसका शासक रहा या फिर सबसे प्रसिद्ध या पावरफुल, तो वो कौन था, कनिष्क था। तो उस समय क्या कुषाणों का नियंत्रण था इस रेशम मार्ग पर। लेकिन 1453 में इस मार्ग पर तुर्की का नियंत्रण हो जाता है और जैसे ही तुर्क लोग का नियंत्रण यहाँ पे हुआ तब इस मार्ग को बंद कर दिया गया। अब ये तो बंद हो गया, बंद होने से ये हुआ अब इसके अल्टरनेटिव इसका रास्ता खोजने लगा क्या यूरोपीय लोग, क्योंकि यूरोप लोग क्या करता है, यूरोपीय जो इंडिया से डायरेक्ट ट्रेड का जो माध्यम होता था वो किसके द्वारा, अरब होते हुए आता था, ये तुर्क वगैरह, ये जो रास्ता था आपका रेशम मार्ग, तो उधर से होकर ये आता था। लेकिन जैसे ये रेशम मार्ग बंद हो जाता है तुर्की का इस पर नियंत्रण के होने के बावजूद, तब क्या होता है, तो इसका ये अल्टरनेटिव रास्ता निकालने की कोशिश करता है, ये खोजता है। तो उसी बीच में एक रास्ते का नया खोज होगा, अर्थात समुद्री मार्ग का खोज होगा। ये तो लैंड भूमि के द्वारा जाता था, भूमि के थ्रू ये किया करता था व्यापार। लेकिन अब क्या होगा, एक नया खोज होगा जिसके जल मार्ग का खोज होगा। उसी में आएगा पुर्तगाल का वास्को डी गामा, जो भारत का खोज करेगा। तो अल्टरनेट आखिर स्पेन में जिसने क्या किया, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जलमार्ग की खोज शुरू हो गया और जिसमें पुर्तगाल और स्पेन है जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुर्तगाल के यात्री, जो पुर्तगाल के यात्री हैं बार्थोलोमियो डियाज, पुर्तगाल के यात्री बार्थोलोमियो डियाज 1487 एडी में, 1487 एडी में दक्षिण अफ्रीका के समीप उत्मासा अंतरिप, जिसे क्या कहा जाता है, द केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है, तो उसकी खोज किया। तो द केप ऑफ गुड होप की खोज कौन करता है, बार्थोलोमियो डियाज 1487 में। यह स्थल भौगोलिक खोज के क्षेत्र में क्रांति माना गया और यह एक ऐसा खोज था जिससे भौगोलिक क्षेत्र में काफ़ी क्रांति माना है, क्योंकि ये एक ऐसा जगह है जिसे अब देखिएगा, जब मैप आपको अफ्रीका का देखिएगा यहाँ पे, तो उत्तर महाद्वीप यहाँ पे है, तो इसी के थ्रू इसको एक रास्ता मिल जाएगा इंडिया तक आने का। तो इसी से होकर यह जो यूरोपिया है वो आ जाएगा इंडिया जलमार्ग के थ्रू और पहुँच जाएगा कालीकट के कोचीन में, पहुँच जाएगा यहाँ कहाँ, केरल में कालीकट के बंदरगाह पे। तो ये जो था उत्मासा अंतरिप, ये अफ्रीका का था और इसी के थ्रू क्या हुआ, ये यहाँ इंडिया तक पहुँचेगा। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है इसमें क्या, कि ये काफ़ी क्रांतिकारी या महत्वपूर्ण माना गया इस खोज को। किस खोज को, उत्मासा अंतरिप की खोज को, द केप ऑफ गुड होप की। अब
पूरब और पश्चिम की तरफ यात्री जा सकते थे। इससे थ्रू क्या हुआ, अब जो पूरब के है वो जा सकता है पश्चिम यूरोप की तरफ, और जो यूरोप वाले हैं वो जल मार्ग से किधर आ सकता है, अब पूरब की ओर। उसी दौरान 1492 एडी में स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दिया। ये जो कोलंबस था ये निकलता है भारत की खोज करने के लिए, लेकिन गलती से रास्ता भटक जाता है और अमेरिका की खोज कर देता है। तो कोलंबस ने भारत को खोजने के क्रम में रास्ता भटक जाने के कारण बहामा द्वीप को खोज लिया। बहामा द्वीप को खोजा किसने, तो कोलंबस ने। और यहाँ के निवासियों को उसने क्या कह कर संबोधित किया, तो उसे रेड इंडियन कह कर संबोधित किया। कहाँ के, तो बहामा द्वीप के निवासियों को कोलंबस के द्वारा खोजा जाता है। कब खोजा जाता है, 1492 एडी में खोजा गया बहामा द्वीप को। यही आगे जाके अमेरिका हो जाएगा। और हाँ, फिर देखिए बहामा द्वीप का नाम नई दुनिया रख दिया, और जो बहामा द्वीप था उसका नाम रखा गया नई दुनिया। अब इटली के प्रसिद्ध यात्री होते हैं, उनका नाम होता है अमेरिको वेस्पुची, ने नई दुनिया की कई बार यात्रा किया। तो नई दुनिया का जो सब मतलब कई बार, बहुत बार वो यात्रा करता है कौन, इटली के प्रसिद्ध यात्री अमेरिको वेस्पुची। और इस यात्रा के क्रम में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए इन्हीं के नाम पर नई दुनिया का नाम अमेरिका रख दिया गया। तो जो अमेरिका का नाम रखा जाता है वो इटली के एक प्रसिद्ध यात्री होते हैं अमेरिगो वेस्पुची, तो उसी के नाम पे अमेरिका का नाम रखा गया। फिर आता है 1498 में पुर्तगाल के यात्री वास्को डी गामा, और उत्मासा अंतरिप होते हुए भारत में कालीकट तट पर पहुंचा। ये उत्मासा द्वीप जो खोजा गया था किसके द्वारा, स्पेन का जो था खोज कौन करता है उसको, बार्थोलोमियो डियाज। तो उसी के द्वारा जो खोजा जाता है उत्मासा द्वीप, वो एक रास्ता मिल जाता है, एक उसको देखा जाए उसको क्या है, एक दिशा मिल जाता ताकि वो कैसे इंडिया तक पहुंचा जाए। तो उसी के द्वारा उत्मासा द केप ऑफ गुड होप के थ्रू ही कौन आता है, वास्को डी गामा आता है, इंडिया पहुंच जाता है भारत के कहाँ, कालीकट तट पे केरल में। यह केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पे पहुंचा। तब यहाँ के जो शासक थे राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया। किसका, तो वास्को डी गामा का स्वागत करता है जमोरिन। वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक, और हाँ उस दौरान क्या होता है, जो वास्को डी गामा का जो पथ प्रदर्शक होता है उत्मासा द्वीप से कालीकट आने के दरमियान में, उसको कौन हेल्प करता है पथ प्रदर्शक के रूप में, तो उसे करता है एक ये होता है गुजराती एक निवासी होता है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मुनीद, कुछ नाम होगा, हाँ मणिक है, मणिक उनका क्या नाम था। देखिए वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक अब्दुल मणिक था, जो उत्मासा अंतरिक्ष से वास्को डी गामा को केरल लाया था। तो इसको कौन हेल्प करता है, तो अब्दुल मणिक करता है हेल्प। इस प्रकार यूरोप से चलकर भारत आने का जलमार्ग का पता चल गया। इसके बाद यूरोपीय देशों का आगमन भारत में शुरू हुआ। फिर वास्को डी गामा भारत से जब वापस गया तब पुर्तगाल में 60 गुना मुनाफा उसे हुआ। अर्थात यहाँ से जो आया भारत जैसे पहुँचता है कालीकट में केरल में, तो यहाँ से जो मसाला वगैरह जो होता है वो ले जाता है, क्योंकि मसाला क्या होता है इंडिया में काफ़ी अच्छा मिलता है। इंडिया हो गया, वेस्ट इंडीज, ये आपका जो इंडोनेशिया हो गया, यहाँ मसाला का द्वीप ये सब था। यहाँ से जो होता था मसाला ये यूरोप जाया करता था, और यहाँ से जो मसाला लेकर ये जब जाता है यूरोप तो इसको लगभग 60 गुना का फायदा होता है उस बेचने पे। परिणाम स्वरूप एक के बाद एक कई व्यापारियों का भारत आगमन हुआ। इस प्रकार यूरोपीय देशों में सबसे पहले पुर्तगालियों लोगों ने भारत में प्रवेश किया है। तो सबसे पहले कौन आता है भारत, तो आता है यूरोप में जो सबसे पहले आता है वो आता है पुर्तगाल आता है। अब देखिए यहाँ देश दिया है, कंपनी, स्थापना वर्ष एवं कंपनी का जो पूर्व नाम था उसके बारे में यहाँ बताया गया। तो पुर्तगाल, इसका कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी था। इसका स्थापना होता 1498 में, और कंपनी का पूर्व नाम क्या था, एस्तादो दा इंडिया। दूसरा आता है हॉलैंड, जो नीदरलैंड है, जिसे डच कहते हैं, और इसे क्या कहा गया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। इसका स्थापना कब होता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का,
1602 में होता है। और इसका जो कंपनी का जो पूर्व नाम होता है, इससे पहले क्या नाम था इसका, बारिरंगदे अस्त ओस्ट इंडसे कंपनी। और तीसरा आता है इंग्लैंड, ये आएगा, ये सबसे ज़्यादा ये रहेगा इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि इसका नाम काफ़ी बड़ा है, लेकिन शॉर्ट में इसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। और इसका स्थापना होता है 1600 में, 1600 ईस्वी में होता है। और ये एक मर्चेंट एडवेंचर्स कंपनी होता है, और फिर आता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसका स्थापना कब होता है, 1664 में होता है। और इस कंपनी का क्या नाम था पूर्व में, कंपेनी देस इंडेस ओरिएंटलेस। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे पुर्तगाल का, कैसे कैसे इसका आता है। और यहाँ पे जो सबसे पहले जो बनेगा इसका गवर्नर, जो बनेगा पुर्तगाली गवर्नर बनेगा, वो हो जाएगा डी अल्मेडा। तो वास्को डी गामा के बाद दूसरा यात्री, वास्को डी गामा के बाद जो दूसरा पुर्तगाली यात्री होता है उसका क्या नाम है, अल्ब्रेज केब्राल। तो पहला पुर्तगाली यात्री कौन हो गया, वो तो हो गया वास्को डी गामा। दूसरा कौन सा हो गया, अल्ब्रेज केब्राल। अल्ब्रेज केब्राल हो गया दूसरा पुर्तगाली यात्री। अपने 17 जहाज़ों के साथ भारत आया और अपार धनराशि लेकर वापस गया। जब पुर्तगालियों का क्षेत्र विस्तार हुआ तब वहाँ की सरकार ने एक अधिकारी की नियुक्ति भारत में किया, उसे गवर्नर कहा गया, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। तो देखिए, डी अल्मेडा 1505 से लेकर 1509, यह भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। तो डी अल्मेडा भारत में प्रथम गवर्नर होता है और उसका जो समय रहता है 1505 से लेकर 1509 के बीच रहता है ये गवर्नर पद पे। यह भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था। जो डी अल्मेडा है वो पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना जाता, जबकि जो वास्तविक संस्थापक था पुर्तगाली का भारत में वो कौन था, तो वो हो जाएगा अल्बुकर्क हो जाएगा। तो देखिए, यह भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था। यह नीले पानी का समर्थक था। नीले पानी अर्थात समुद्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। कौन, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया समुद्र पर स्थापित नियंत्रण। फिर आता अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये कब से कब रहेगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसका जो समय होता है गवर्नर पद के, ये होता है 1509 से लेकर 1515 तक। यह पुर्तगालियों में सबसे महान गवर्नर था। इसने भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इसने क्या किया, ये भारतीय महिलाओं से विवाह करवाया पुर्तगाली लोगों को, अर्थात जो वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर इसने अधिक जोर दिया था। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को छीन लिया। इसने क्या किया, 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को छीन लिया, जो आगे चलकर इन लोगों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तो गोवा को कब छीन लिया इसने, 1510 में छीन लिया, जो कि इसका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र आता है, गोवा बनता है। और यह भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है कि कौन, अल्बुकर्क। जो पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा पुर्तगाल का भारत में, अल्बुकर्क हो जाएगा। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम कोचीन में फिर कालीकट में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। जो पुर्तगाली है उसका जो सर्वप्रथम फैक्ट्री स्थापित होता है वो होता है कोचीन में, और दूसरा होता है कालीकट में। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम कोचीन को अपनी राजधानी बनाया, और कोचीन को ही अपना सर्वप्रथम राजधानी कहाँ बनाता है पुर्तगाली, तो पुर्तगालियों ने अपना जो राजधानी सर्वप्रथम बनाता है वो कोचीन को बनाता है, जहाँ पे उसने अपना पहला फैक्ट्री खोला था। लेकिन 1530 में इसके बदले गोवा को राजधानी बना लिया गया। और फिर क्या होता है, 1530 में अब क्या कर दिया, ये कोचीन से क्या कर दिया, ट्रांसफर करके राजधानी कहाँ ले आया, ये गोवा ले आया 1530 में। इसके बाद नूनो डी कुन्हा और जासो डी क्रिस्टो गवर्नर नियुक्त हुए, लेकिन पुर्तगालियों की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगा और इन लोगों के क्षेत्र पर डचों का नियंत्रण हो गया। जैसे समय बीतता गया और पुर्तगाली कमजोर होता गया, और उस पर कौन नियंत्रण कर लिया, उसके जो उसका केंद्र था, जो उसका जगह था जहाँ फैक्ट्री वगैरह था,
तो वो डच के द्वारा कर लिया जाता। और देखेंगे इससे इंपॉर्टेंट पुर्तगालियों से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो पुर्तगाली लोग अपने साथ आलू, तंबाकू, मक्का लेकर भारत आए थे। तो पुर्तगाली लोग क्या लाया भारत में? आलू लाया, मक्का लाया और तंबाकू। ये सब किसका देन है? ये सब पुर्तगालियों का ही देन है, जो यहाँ लाया, यहाँ जाके खेती करना शुरू किया इस सब का। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में गोवा में प्रेस की स्थापना किया था, और पुर्तगाली ही था जो सबसे पहले भारत में क्या करता है? प्रेस की स्थापना करता है। कहाँ? गोवा में। पुर्तगाली ने सेंट फ्रांसिस जेवियर के दिशा निर्देश में गोवा में भारत में प्रथम चर्च का भी स्थापना करता है। प्रथम गिरजाघर कहाँ स्थापित किया पुर्तगालियों के द्वारा? ये गोवा में किया गया। और किसके दिशा निर्देश पे? सेंट फ्रांसिस जेवियर के दिशा निर्देश पे। पुर्तगालियों ने स्वयं को सागर का स्वामी कहा। पुर्तगाली लोग भारतीय जहाज निर्माण कंपनी को ध्वस्त कर दिया और अपने केंद्र को स्थापित किया। जो भारतीय जहाज निर्माण केंद्र था उसको समाप्त कर दिया पुर्तगाली ने, और अपना क्या क्या स्थापित करता? अपना फैक्ट्री को स्थापित कर देता उसके जगह। पुर्तगालियों ने भारत और जापान के बीच, सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया, जो भारत और जापान के बीच जो व्यापार संबंध स्थापित करता है वो किसके द्वारा किया गया था? ये पुर्तगालियों के द्वारा किया गया है। पुर्तगाली लोग चटगांव बंदरगाह को महान बंदरगाह कहकर संबोधित करते थे। तो पुर्तगालियों ने चटगांव बंदरगाह को सबसे महान बंदरगाह कहकर संबोधित किया पुर्तगालियों ने। चलिए आगे देखते हैं। ये है सुपर फास्ट रिवीजन क्लास हो गया है, हम लोग इसे देखेंगे एकदम फटाफट। अकबर के आदेश पर पुर्तगालियों ने हुगली में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया। यह लोग बंगाल की खाड़ी में डकैती के लिए इस नदी क्या हुगली का यूज किया करता था। पुर्तगाली लोग क्या करता? डकैती के लिए हुगली का उपयोग किया करता था। समुद्री मार्ग पर पुर्तगाली लोग जो कर वसूल करते थे उसको कार्टेजे कहा गया। समुद्री मार्ग पर वो टैक्स लिया करता था, एक वसूला देखा जाए तो क्या करता था? एक तरह का मान लीजिए हफ्ता वसूल नहीं होता, हफ्ता वसूला जाता है जो हफ्ता, तो वो टैक्स लिया करता। उसके थ्रू जितना भी ट्रेड होता था उस मार्ग के थ्रू, समुद्री मार्ग के थ्रू, उस पर नियंत्रण था समुद्री मार्ग पर पुर्तगालियों का, तो वो सभी से क्या करता? टैक्स लिया करता था पुर्तगाल में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए और यहाँ लोग सबसे बाद में गए। यह लोग और सबसे बाद में गए। ये भारत भी पहले आता है 1498 में और जाता भी सबसे लास्ट में 1961 में। गोवा दमन द्वीप पर पुर्तगालियों ने 1961 तक नियंत्रण किया था। सैनिक कार्रवाई के द्वारा भारत ने इसे स्वतंत्र करवा लिया, गोवा, दमन और द्वीप को। अब है कुतुबनुमा। क्या होता है? कुतुबनुमा अर्थात कंपास। यह दिशा सूचकांक यंत्र का नाम है। इसका आविष्कार कहाँ होता है? तो इसका आविष्कार, जो कंपास का आविष्कार हुआ, कहाँ हुआ है? ये चीन में किया गया। इस यंत्र से समुद्र में यात्रा करने वाले यात्री को दिशा के बारे में पता चल गया, और चीन से देखा जैसे जो चीन से कंपास का ये फैला पूरे विश्व में हो जाता। चीन से कहाँ चला जाएगा? यूरोप जाएगा, यूरोप से पूरे विश्व में ये कंपास चला जाएगा। कुतुबनुमा कहा जाता है किसे? कंपास को। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष आज भी गोवा में सुरक्षित हैं। फैक्ट्री, और फैक्ट्री किसे कहा गया? तो फैक्ट्री मतलब कोई ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कोई प्रोडक्शन हो रहा, किसी चीज़ का उत्पादन किया जा रहा। फैक्ट्री मतलब जो ये लोग व्यापार में जो सामान रखा करते थे, गोदाम के रूप में यूज किया करते थे, कोई प्रोडक्शन उस समय नहीं किया करता था, उसी को फैक्ट्री कहा गया। अब आता है डच। पुर्तगाल के बाद आ जाएगा डच। हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। पुर्तगालियों के बाद इन लोगों ने भारत में व्यापार करने के लिए प्रवेश किया था और 1592 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया गया और इसी के माध्यम से कुछ समय व्यापारिक कार्य संपन्न किया गया था। और 1595 ईस्वी में पहला डच यात्री हाउटमैन, जो पहला डच यात्री होता है कौन है?
तो 1595 में आता है पहला डच यात्री हाउटमैन भारत आया। इसने अपार धन संपत्ति लेकर वापस गया। जो आ रहा है यहाँ से अपार धन संपत्ति लेकर जा रहा है। और 1602 एडी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को जोहान वन ने स्थापित किया। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का कब स्थापना होता है? 1602 एडी में होता है। किसके द्वारा? जोहान वन ने स्थापित किया। जोहान वन के द्वारा। इस कंपनी में 17 व्यक्तियों साझेदार था। तो इसमें टोटल कितना पार्टनरशिप था इस कंपनी में? तो इस कंपनी में टोटल 17 पार्टनरशिप था। इसमें टोटल साझेदार था 17 लोग। इसीलिए इसे क्या कहा गया? इसीलिए इसे जेंटलमैन 17 भी इसे जेंटलमैन 17 कहा गया। नेक्स्ट 1605 में इन लोगों ने आंध्र प्रदेश की मसूलीपट्टनम में अपनी प्रथम फैक्ट्री को स्थापित किया। तो डच का जो प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया जाता है? ये मसूलीपट्टनम में किया जाता है। कब किया जाता है? तो 1605 में किया जाता है। और जबकि पुर्तगालियों ने अपने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो कोचीन में किया था। और 1632 में पटना में फैक्ट्री की स्थापना किया। यहाँ से सोडा, चीनी, अफीम आदि का व्यापार होता था। कहाँ से? पटना से। यह लोग सूती वस्त्र और मसालों के व्यापार में अधिक रुचि दिखाया। तो डच लोग है जो ज़्यादा जिसका ध्यान था। ये लोग देखा जाती है इसका जनरली कपड़ा जो था टेक्सटाइल से जो क्षेत्र था उसमें काफ़ी ये योगदान दिया, या आखिर उसमें व्यापार करता था टेक्सटाइल का, कपड़ा वगैरह का। और दूसरा क्या था? इसका मसाला था। तो सब ज़्यादा जो रुचि रहा इसका सूती वस्त्र हो गया, वस्त्र से रिलेटेड, और दूसरा था मसाला का, अधिक रुचि रखते थे। इस समय मसालों के द्वीप को ईस्ट इंडीज कहा गया, जो इंडोनेशिया में स्थित था। इन लोगों ने भारत के साथ साथ इस क्षेत्र से भी व्यापार कार्य शुरू किया। इस समय अंग्रेज भारत आ गए थे और इसी समय अंग्रेज का भी भारत में एंट्री हो जाता है। और इन लोगों को बाहर निकालने के लिए अंग्रेज ने पुर्तगालियों के साथ मिलकर क्या किया? उनको बाहर निकालने, पुर्तगाली के साथ पहले अंग्रेज मिला और इन लोगों को बाहर निकाल देगा। और उसमें एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा जाएगा अंग्रेज और डच के बीच में, वो हो जाएगा बेदरा का युद्ध। तो बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया? तो बेदरा का युद्ध होता 1759 ईस्वी में होता है। और इस युद्ध में अंग्रेज ने डचों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया और डच लोग यहाँ से हमेशा के लिए वापस चले गए। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है, अब अंग्रेज के बारे में देखेंगे। भारत में डचों के बाद ब्रिटेन से चलकर अंग्रेज लोग आए और इन्हीं, तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली, फिर आता है डच, फिर आया अंग्रेज। तो सबसे ब्रिटेन से चलकर अंग्रेज लोग भारत आए और इन्हीं लोगों ने क्या किया? पूरा इंडिया पे राज किया। फिर हम लोग उसके लिए आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े। तो चलिए इन्हीं लोगों ने भारत तथा यूरोपीय शक्ति को एक एक करके पराजित कर दिया और भारत के भाग विधाता बन गया। 1578 ईस्वी में फ्रांसिस ड्रेक 1578 ईस्वी में फ्रांसीसी ड्रेक नामक कप्तान को लूटे गए जहाज पर एक मानचित्र प्राप्त हुआ। तो एक कप्तान होता फ्रांसीसी ड्रेक नामक, उसी का जहाज लूटा जाता है और वहाँ से मानचित्र प्राप्त होता है जिससे भारत आने का मार्ग पता चल गया। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1599 में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में 1599 में जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने क्या करता है? 1599 में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और इसी समिति के रिपोर्ट के आधार पर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। महारानी ने प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान किया था और जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसे प्रारंभ में जो महारानी है ब्रिटेन की एलिजाबेथ प्रथम उसे 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति देता है। लेकिन
उसके पुत्र जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए समय सीमा को बढ़ा देता है। और इस समय कंपनी में 217 साझेदार थे और उसमें से महारानी भी उसमें से एक थी, उस साझेदार में 217 में से। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम और भारत के जो बादशाह थे उस समय अकबर। जेम्स प्रथम ब्रिटेन के शासक का पत्र लेकर कैप्टन हॉकिंस, तो जेम्स प्रथम का जो पत्र लेकर कौन आता है भारत में? कैप्टन हॉकिंस आता है मुगल के राज दरबार में। और किसके दरबार में आएगा? जहांगीर के दरबार में आएगा 1608 में। 1608 ईस्वी में कौन आएगा? कैप्टन हॉकिंस आएगा जहांगीर के दरबार में। किसका पत्र लेकर? तो जेम्स प्रथम का पत्र लेकर, जो ब्रिटेन का शासक था। कैप्टन हॉकिंस फारसी भाषा के बहुत बड़े जानकार थे। यह अपने जहाज हेक्टर के साथ आया था और इसी जहाजी बेड़े में रेड ड्रैगन नामक छोटा जहाज भी शामिल था। तो कैप्टन हॉकिंस आता है अपने हेक्टर, जो उसका जो बहुत बड़ा जहाज होता है हेक्टर, उसी में से एक जहाज होता है रेड ड्रैगन भी इसमें शामिल होता है। और ये काफ़ी फारसी भाषा का ये जानकार होता है। ये जैसे जहांगीर के दरबार में आएगा और जहांगीर से वो फारसी में बात करेगा और काफ़ी वो जहांगीर प्रसन्न हो जाता है, अरे ये तो अपने जैसा बात कर रहा है, हमारी लैंग्वेज में बात कर रहा है, उससे काफ़ी वो इम्प्रेस हो जाता है और उसे इंग्लिश खां की भी उपाधि देता है। कौन? जहांगीर देता है और 400 का मनसब भी प्रदान कर देता है खुश होकर। तो रेड ड्रैगन भी इसमें शामिल था उस जहाज जो था हेक्टर में। तो देखिए 400 का मनसब प्रदान करता है और उसे इंग्लिश खान की उपाधि कौन देता है? जहांगीर देता है। अंग्रेज ने अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था और अंग्रेज ने अपना जो प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित करता है? तो वो सूरत में करता है। डच कहाँ किया? तो पुर्तगाली किया कोचीन में। डच कहाँ किया था? डच किया था मसूलीपट्टनम में। और अंग्रेज का अपना जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था कहाँ? सूरत में किया। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री और भारत में दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री 1633 ईस्वी में उड़ीसा, तो 1633 जो पूर्वी भारत में जो अंग्रेज जो स्थापना करता है फैक्ट्री, अपना प्रथम फैक्ट्री, वो 1633 में उड़ीसा के बालासोर और हरिहरपुर में स्थापित किया। कहाँ? तो पूर्वी भारत में। इन लोगों ने बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बंगाल में अंग्रेज के द्वारा जो स्थापना किया जाता है प्रथम फैक्ट्री, ये किया जाता है 1651 में। कहाँ? हुगली तथा कासिम बाजार में। तो पूर्वी भारत में कहाँ किया? पहले उड़ीसा के बालासोर और हरिहरपुर में, और बंगाल में 1651 में हुगली तथा कासिम बाजार में अंग्रेजों के द्वारा यह स्थापना किया जाता है। ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो, तो जो ब्रिटेन के शासक है जेम्स प्रथम, और उसका जो कौन है ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम के जो राजदूत हैं टॉमस रो, वो आता है व्यापारिक उद्देश्य से। कहाँ? मुगल दरबार में। किसके दरबार में आएगा? जहांगीर के दरबार में आता है। और इसने केवल 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में सभी क्षेत्रों में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर लिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र विस्तार हुआ तब इन लोगों ने 3 महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र अर्थात प्रेसिडेंसी की स्थापना किया। जैसे तो इसका जो प्रथम हो जाएगा प्रेसिडेंसी, व्यापारिक प्रेसिडेंसी, प्रशासनिक केंद्र, तो उसमें से हो जाएगा मद्रास। तो इसने मद्रास में 1639 में कंपनी ने चंद्रगिरी से मद्रास को खरीद लिया। तो मद्रास को किससे खरीदा? तो चंद्रगिरी से मद्रास को खरीद लिया। कब? 1639 ईस्वी में। और इसका घेराबंदी किया और फ्रांसीसी डे को मद्रास का संस्थापक कहा गया, यह माना जाता है। तो मद्रास का संस्थापक किसे माना जाता है? फ्रांसिस डे को माना जाता है मद्रास के संस्थापक। मद्रास की घेराबंदी कराकर इसका नाम सेंट फोर्ट जॉर्ज रखा गया। तो मद्रास की घेराबंदी करके उसका क्या नाम रखा गया? सेंट फोर्ट जॉर्ज रखा गया। इस प्रकार अब मछलीपट्टनम का स्थान मद्रास ने ले लिया
और जो अब ये जो था साउथ का जो ये केंद्र था, पहले मछलीपट्टनम जो इसका व्यापारिक फैक्ट्री था, अब कौन उसका जगह ले लेता है, तो मद्रास ले लिया उसका स्थान, मछलीपट्टनम का ले लिया। और दक्षिण भारत में कंपनी ने मद्रास से नियंत्रण स्थापित किया। फिर इसका जो दूसरा प्रेसिडेंसी होता है, प्रशासनिक प्रेसिडेंसी, ये बम्बई होता। 1661 एडी में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, ब्रिटेन के जो राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है। कब विवाह हुआ? 1661 में। अब इसका विवाह हो जाएगा क्या, पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन, 1661 में। इसको दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने बम्बई को दे देता है। किसको? जेम्स द्वितीय को दे देता है। और ये क्या करेगा 1668 में, 1668 में क्या करेगा, ये मुंबई को क्या कर देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड वार्षिक कर पे, अर्थात वार्षिक किराए पे वो दे देगा। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्या, मुंबई दे देगा। तो चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त कर लिया। देखिए 1668 में क्या होता है, 1668 में कंपनी ने 10 पाउंड वार्षिक किराए देकर मुंबई को चार्ल्स द्वितीय से प्राप्त कर लेता। कौन? कंपनी ने प्राप्त कर लिया चार्ल्स द्वितीय से मुंबई को, और फिर यहाँ नियंत्रण करेगा मुंबई से। और जो मुंबई का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो मुंबई का संस्थापक कहा जाता है गेरोल्ड अंगियार को कहा माना जाता है मुंबई का संस्थापक। अब सूरत का स्थान मुंबई ने ग्रहण कर लिया। इससे पहले कहा था उसका जो कंपनी जो कहाँ पे फैक्ट्री था, सूरत में था, लेकिन जैसे बम्बई इसके पास आ जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, अब सूरत के बदले अब ये कहाँ से नियंत्रण किया जाएगा, ये किया जाएगा अब मुंबई से किया जाएगा कंपनी के द्वारा। और तीसरा जो बनता है इसका प्रशासनिक केंद्र वो होता है कोलकाता। जॉब चौरनॉक ने मुगल राजकुमार अजीम उस शान से 1200 रुपये में कोलकाता, सूतानती तथा गोविंदपुरी को खरीदकर कोलकाता की स्थापना 1698 में किया। तो कोलकाता का स्थापना कब होता है? 1698 में। कौन करता है? जॉब चौरनॉक करता है। और कलकत्ता का संस्थापक जॉर्ज चौरनॉक को ही माना जाता है। फिर कलकत्ता का घेराबंदी कराकर इसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम, और चार्ल्स आयर को इसका प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया। तो किसका प्रथम अध्यक्ष नियुक्त करता है चार्ल्स आयर को? तो फोर्ट विलियम को। तो तीनों प्रेसिडेंसी में यह सबसे महत्वपूर्ण था। कौन सा महत्वपूर्ण था तीनों में से? मद्रास, मुंबई और कलकत्ता में जो सबसे महत्वपूर्ण था ये कोलकाता का प्रेसिडेंसी था। चलिए इसका विविध देखते हैं। विविध तथ्य में है 1612 एडी में थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज ने सौली के युद्ध में पुर्तगाली को पराजित कर दिया। तो जो सौली का युद्ध होता है कब होता है? तो ये होता है 1612 एडी में होता है। और अंग्रेज की तरफ से जो कौन लीड कर रहा था, कौन लड़ रहा था? थॉमस बेस्ट लड़ रहा था। किसके साथ? पुर्तगाल के साथ। और मुगल बादशाह औरंगजेब ने अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूल किया। तो औरंगजेब क्या करता है? औरंगजेब अंग्रेज से भी जजिया कर वसूल कर लेता है। चलिए उबैदुल्ला कुतुब शाह ने 1632 एडी में कंपनी के लिए एक आदेश जारी किया था, जिसको इतिहास में सुनहरा फरमान कहा जाता है। तो सुनहरा फरमान कब आता है? तो 1632 में। कौन लाया? उबैदुल्ला कुतुब शाह। चलिए अब अंग्रेज का हम लोग अब देख लिया, अब हम लोग देखेंगे फ्रांसीसी को। अंग्रेजों के बाद भारत में कौन आता है? तो फ्रांस आता है। फ्रांसीसियों ने प्रवेश किया और 1954 तक भारत के कुछ क्षेत्रों पर अपनी शासन व्यवस्था को क्या करता? संचालित किया। फ्रांस के शासक लुईस 14वां, फ्रांस के शासक कौन होता है? लुईस, उस समय 14वां होता है। और उनका प्रधानमंत्री कॉलवर्ट के नेतृत्व में या सहयोग से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है। तो फ्रांस का जो शासक था उस समय लुईस 14 और उसका जो प्रधानमंत्री था कॉलवर्ट, वो दोनों मिलकर अर्थात उसके सहयोग से, उसके प्रधानमंत्री के सहयोग से क्या होता? फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। और सभी यूरोपीय कंपनियों में से इस कंपनी पर सरकार का सबसे अधिक नियंत्रण था।
इसीलिए इस सरकारी कंपनी, इसे क्या कहा गया, इसलिए इसे सरकारी कंपनी भी कहा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो कहेगा किसे सरकारी कंपनी कहा गया, तो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी को सरकारी कंपनी कहा गया। आगे देखेंगे, इन लोगों ने 1668 में सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया। तो ये लोग अपना जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित कहाँ करता है, 1668 में सूरत में करता है। और 1669 में इन लोगों ने दक्षिण भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री, और दक्षिण भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित किया। कब, 1669 में। और सूरत में फ्रांसीसी कैरो और मछलीपट्टनम में मरकरा के नेतृत्व में फैक्ट्री स्थापित किया गया। तो सूरत में किसकी नेतृत्व में, तो फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में, और मछलीपट्टनम में मरकरा के नेतृत्व में फैक्ट्री स्थापित किया गया। फ्रैंक मार्टिन ने 1673 में पांडिचेरी की स्थापना किया। तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट मिल गया, पांडिचेरी की स्थापना कौन करता है, तो फ्रैंक मार्टिन करता है 1673 में, किसका, पांडिचेरी की स्थापना। और इसका घेराबंदी कराकर इसका नाम क्या रखा गया, तो इसका नाम रख दिया पोर्ट लुई रख दिया, किसका, पांडिचेरी को। चलिए आगे देखते हैं। और 1674 ईस्वी में औरंगजेब के मामा, औरंगजेब का मामा कौन था, शाइस्ता खान ने बंगाल के क्षेत्र से भूमि लेकर, जो औरंगजेब का मामा था शाइस्ता खान ने बंगाल के क्षेत्र से भूमि लिया, चंद्रनगर नामक शहर को स्थापित किया था, जो फ्रांसीसियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। तो जो फ्रांसीसियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था कौन सा था, वो चंद्रनगर था, जो बंगाल के क्षेत्र से था। चलिए आगे देखते हैं। जिस प्रकार अंग्रेजों के लिए कलकत्ता का महत्व था, उसी प्रकार फ्रांसीसियों के लिए चंद्रनगर का महत्व था। तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था चंद्रनगर, किसके लिए, फ्रांसीसियों के लिए। आगे देखेंगे। जब इन लोगों का क्षेत्र विस्तार हुआ, तब डुप्ले को गवर्नर बनाकर भेजा गया। और डुप्ले की महत्वाकांक्षाओं ने 3 युद्ध को जन्म देता है। तो कौन कौन सा युद्ध हो जाएगा, तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध, जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध के बारे में। ये कब से कब भी चलता है, तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है 1746 से लेकर 1748। ऑस्ट्रिया में मारिया थ्रेसा की मृत्यु के बाद गद्दी के लिए उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो जाता है। ऑस्ट्रिया में क्या होता है, उस समय जो शासक होती है मारिया थ्रेसा, उसकी मृत्यु हो जाता है और उसके उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो जाता है, जिसका प्रभाव भारत पे भी पड़ा। और इस युद्ध में डुप्ले विजयी हुआ। तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध होता है उसमें कौन जीत जाता है, तो फ्रांसीसी जो डुप्ले नेतृत्व कर रहा था वो जीत जाता है। और एला सापेल की संधि से युद्ध का समाप्ति हो जाता है। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब होता है, 1746 से 1748 चलता है, और 1748 में एला सापेल की संधि से इसका समाप्ति हो जाता है। फिर आता है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। फिर क्या होगा, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होगा, जो 1748 से लेकर 1754 चलेगा। और 1748 ईस्वी में कर्नाटक के, इसका जो कारण रहेगा द्वितीय युद्ध का क्या रहेगा, 1748 में कर्नाटक के शासक दोस्त अली की मृत्यु हो गई। कर्नाटक का शासक जो था दोस्त अली, उसका मृत्यु हो जाता है 1748 में। तब उसका पुत्र अनवरुद्दीन गद्दी पे आता है, लेकिन वहाँ की जो जनता होता है उसका दामाद चांद साहब को सपोर्ट करता है या पसंद करता है। अब क्या हुआ, जैसे ही दोस्त अली की मृत्यु हो जाता है कहाँ, कर्नाटक में, उसका पुत्र अनवरुद्दीन गद्दी पे आता है, लेकिन जो वहाँ का जनता है, तो जनता किसको पसंद करता है, उसके दामाद चांद साहब को पसंद करता है। आगे देखेंगे। और उसी प्रकार हैदराबाद में क्या होता है, जिस प्रकार कर्नाटक में अनवरुद्दीन गद्दी पे आता है और उसका, जबकि उसको जनता का सपोर्ट ज़्यादा नहीं था, सपोर्ट किसका रहता है, उसका दामाद का रहता है। किसका दामाद का, जो उसके दोस्त अली खान जो था उसका दामाद का ज़्यादा सपोर्ट करता जनता लोग। उसी प्रकार हैदराबाद के निज़ाम की भी मृत्यु 1748 में हो गया। तब उसका पुत्र नसीर जंग गद्दी पर आया, लेकिन
निजाम के पौत्र, निजाम का जो पौत्र था, पोता, निजाम के पौत्र मुजफ्फर जंग ने स्वयं को नवाब घोषित कर दिया। गद्दी पे तो आता है नसीर जंग, लेकिन जो उसका पौत्र होता है, किसका पौत्र, यह है हैदराबाद के निजाम का पौत्र नसीर। फिर कौन आता है, उसका क्या नाम है, मुजफ्फर जंग। वो अपने आप को क्या कर देता है, वो नवाब घोषित कर देता है। और डुप्ले ने चांद साहब और मुजफ्फर जंग की अपनी तरफ मिला लिया। अर्थात जो डुप्ले है, जो फ्रांसीसी है, वो सपोर्ट कर रहा था, कर्नाटक में चांद साहब को कर रहा था, चंदा साहब को, और हैदराबाद में किसे कर रहा था, मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहा था। जबकि इसके अपोजिट कौन हो जाएगा, तो अंग्रेज हो जाएगा। अपनी तरफ मिला लिया, मिलाकर 1749 में अंबर के युद्ध में, तो एक इंपॉर्टेंट युद्ध है अंबर के युद्ध। अंबर के युद्ध कब होता है, 1749 में होता है। नासिर जंग और अनबरुद्दीन की हत्या कर देता है। किसके सपोर्ट से, फ्रांसीसियों के सपोर्ट से। परिणाम स्वरूप अनबरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली भागकर अंग्रेज के शरण में चला गया। तो क्या होता है, जैसे उधर हत्या हो गया किसका, नसीर जंग और अनबरुद्दीन का, तो उसके बाद क्या होता है, जो अनबरुद्दीन का पुत्र होता है वो भागकर, कौन, मोहम्मद अली भागकर कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा अंग्रेज के शरण में चला जाएगा। तब अंग्रेज भी इसमें शामिल हो गया। अब जैसे वहाँ गया वो हेल्प मांगने, इसमें शामिल अंग्रेज के पास, कौन, मोहम्मद अली, तब अंग्रेज भी इसमें शामिल हो जाता है। फिर आता है कौन, फिर रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सेना के नेतृत्व किया और विजय हुआ। परिणाम स्वरूप फिर क्या करें, ये लड़ेगा किस, जो रॉबर्ट क्लाइव है, अब वो ले जाएगा फ्रांसीसियों से लड़ेगा, और इसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। परिणाम स्वरूप फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को वापस बुलाकर गोडेहू को भारत भेज देता है। जैसे सेकेंड युद्ध जो कर्नाटक का सेकेंड युद्ध हार जाता है, कौन, फ्रांसीसी, तो जो फ्रांसीसी की जो सरकार है उसको बुला लेता है, किसे, डुप्ले को बुला लेता है, उसके जगह पर किसे भेजता है, भारत, तो गेडेहू को भारत भेज देता है। अब है कर्नाटक का तृतीय युद्ध का। तो कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध है ये लड़ा जाता है कब, कब से कब भी चलता है, ये 1756 से 1763 के बीच चलेगा। इसका जो कारण होता है, यूरोप में जब सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ तो भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजों आपस में उलझ गए। परिणाम स्वरूप यह युद्ध शुरू होता है। जैसे यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू होता है तो यहाँ भी फ्रांस और अंग्रेज के बीच में ये लड़ाई शुरू हो जाती है। लोग आपस में यहाँ भी लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं, युद्ध कर देते हैं। और कर्नाटक के तृतीय युद्ध में ही क्या था, उसी दौरान 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है, वांडीवास का युद्ध, जिसमें अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। तो अंतिम रूप से जो फ्रांसीसियों को पराजित किया, कौन सा युद्ध में अंग्रेज करता है, तो ये करता है वांडीवास का युद्ध में 1760 में जो लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया। और जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, आयरकूट। और आयरकूट ने कूट को भगा दिया, किसको, फ्रांसीसियों को। और फ्रांसीसी का नेतृत्व कौन कर रहा था, उसको देखिए, काउंट लाली, काउंट डी लाली। तो लाली यहाँ जो लाली था उसको वो नेतृत्व कर रहा था किसका, तो फ्रांसीसी सेना का। और जबकि आयरकूट किसका कर रहा था, तो ये कर रहा था अंग्रेज सेना का। चलिए, इसमें पराजित कौन हो जाता है, तो फ्रांसीसी पराजित होता है कर्नाटक का तृतीय युद्ध में। इसका विविध देखते हैं, विविध तथ्य क्या दिया है। तो फ्रांसीसियों ने 1954 में पांडिचेरी को मुक्त किया और 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता। और लास्ट में कौन आता है, डेनिश आता है फ्रांसीसी के बाद। कब, 1616 ईस्वी में क्या होता है, इसका स्थापना होता है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो डेनमार्क की कंपनी थी। औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नीच, झगड़ालू और बेईमान लोगों की कंपनी कहकर संबोधित किया। तो जो शाइस्ता खान था, औरंगजेब का मामा, वो अंग्रेज को क्या कहा, ये काफ़ी नीच है, झगड़ालू है, बेईमान है। कौन, अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा। चलिए, 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना होता कब होता, तो 1731 ईस्वी में हुआ, जो स्वीडन की कंपनी थी। लेकिन इन लोगों ने अपना सभी व्यापारिक केंद्र अंग्रेजों के हाथ बेचकर वापस चले गए। तो ये लोग ज़्यादा झमेला में यहाँ नहीं पड़ा, कौन, स्वीडिश।
इस प्रकार यूरोपीय के आगमन में सबसे शक्तिशाली अंग्रेज साबित हुए, जिन्होंने भारत के साथ साथ यूरोपीय शक्ति को भी पराजित कर दिया और भारत में राजनीतिक सत्ता को स्थापित कर देता। कौन? अंग्रेज। तो अब हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, भारत में यूरोपीय कंपनी से संबंधित क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1787 ईस्वी में द केप ऑफ गुड होप उत्मासा अंतरिक्ष की खोज किसने किया? तो कौन करता है? तो ये बार्थोलोमियो डियाज करता है, जो स्पेन का है, 1787 में, जिसे केप ऑफ गुड कहा गया। किसे? उत्मासा अंतरिक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 1492 ईस्वी में किसने नई दुनिया अर्थात अमेरिका की खोज किया था? तो 1792 में क्या होता? कोलंबस निकलता है किसके खोज करने के लिए? ये निकलता है इंडिया की खोज के लिए, लेकिन वो गलती से क्या होता? रास्ता भटक जाता है और ये अमेरिका पहुंच जाता है। और इस खोज करता है, अमेरिका खोज कौन कर देता है? कोलंबस करता है। चलिए नेक्स्ट है, अमरीगो वेस्पुची के नाम पर नई दुनिया का नाम अमेरिका रखा गया। यह कहाँ का निवासी था? तो अमरीगो जो वेस्पुची था वो कहाँ का निवासी था? इसे हम लोग अभी देखे थे। तो ये था ब्रिटेन का एक प्रसिद्ध यात्री था, जो कई बार नई दुनिया का यात्रा करता है और यात्रा के दौरान भी इसका मृत्यु हो जाता है, इसीलिए इसके नाम पे अमेरिका रखा गया, नई दुनिया का नाम। तब से ये अमेरिका पड़ गया और ये ब्रिटेन का एक यात्री था। निम्नलिखित में से किसने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया और व्यापार प्रारंभ किया? तो कौन था सबसे पहले भारत आता है? तो वो आता है पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे पहले आएगा और पुर्तगाली सबसे बाद में भी जाता है। तो पुर्तगाली आता है कब? 1492 में आता है। पुर्तगाली कब आ जाएगा? 94 में आएगा। और ये सबसे लास्ट में कब जाएगा? 1961 में जाएगा। चलिए, अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज सर्वप्रथम किस पुर्तगाली ने किया था? तो कौन करता है? तो ये वास्को डी गामा किया। वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कौन था? तो वास्को डी गामा का जो पथ प्रदर्शक था वो था कौन था? अब्दुल मनीद था। अब्दुल मनीद, जो अब्दुल मनीद क्या करता है? इसको क्या कहता है? उत्मासा द्वीप से लेकर इसको भारत तक पहुंचाता है। कौन? अब्दुल मनीद। ये गुजराती व्यापारी था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में किस बंदरगाह पर आया? तो वास्को डी गामा सबसे पहले कौन सा बंदरगाह पे आएगा? तो ये आता है कालीकट पे आता है। कब आता है ये? 20 मई को आएगा। 20 मई 20 मई 1498 में आएगा ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, कालीकट के किस शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो वास्को डी गामा का स्वागत कौन करता है? तो उसे करता है जमोरिन करता है। फिर यहाँ से जाता है बहुत सारा सामान लेकर, मसाला वगैरह, और यूरोप में बेचने पे इसको 60 गुना प्रॉफिट होता है। किसको? वास्को डी गामा को। भारत में सबसे पहले आने वाले, सबसे बाद में जाने वाले तो कौन था? वो पुर्तगाल ही था। भारत में पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन बना है? तो ये बना था डी अल्मेडा बनता है। कब से कब इसका समय रहता है? 1505 से लेकर 1509 तक रहा ये। इसके ऐसे क्या कहा जाता है? इसे पुर्तगाल का संस्थापक कहा जाता है, डी अल्मेडा को, जबकि वास्तविक संस्थापक जो था पुर्तगाली का भारत में वो था अल्बुकर्क था। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पुर्तगाली साम्राज्य का जो संस्थापक था वो हो गया डी अल्मेडा, और वास्तविक संस्थापक कौन हो गया? अल्बुकर्क हो गया। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था। तो पुर्तगालियों ने अपने जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित करता है, कहाँ करता है? ये करता है कोचीन में करता है। पुर्तगाली कहाँ करेगा? कोचीन में करेगा। और इसको प्रथम राजधानी भी बनाएगा, पहला राजधानी भी बना लेगा ये लोग कोचीन को। फिर बाद में कहाँ शिफ्ट कर देगा? ये गोवा को कर देगा। पुर्तगालियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था।
तो पुर्तगालियों का जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था कौन सा था? तो ये इसका गोवा था। पुर्तगालियों का जो महत्वपूर्ण केंद्र था कौन सा था? तो गोवा था। सही है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका। निम्नलिखित में से किसने बीजापुर से गोवा छीन लिया था? तो किसने छीना था बीजापुर से गोवा को 1510 में? ये छीन लेता है, अल्बुकर्क ने छीन लेता है। गोवा के जो शासक रहता है आदिल शाह, उससे गोवा को छीन लेता है। पुर्तगालियों ने भारत में कौन सा कृषि प्रारंभ किया? तो पुर्तगाली लोग क्या क्या लाता? तंबाकू, मक्का, आलू। तो सभी कौन लाया? तो ये पुर्तगाली के ही देन है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेंट फ्रांसिस जेवियर के निर्देशन में भारत में सर्वप्रथम चर्च गोवा में किन लोगों ने स्थापित किया था? कौन करता है? तो ये पुर्तगाली के द्वारा ही किया जाता है। प्रथम चर्च का निर्माण कहाँ? गोवा में। और किसके निर्देशन में? तो सेंट फ्रांसिस जेवियर के निर्देशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो पुर्तगालियों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ था? तो जो पहले था उसका कोचीन में, जो बाद में शिफ्ट हो जाता है कहाँ? गोवा हो जाता है, जो बाद में शिफ्ट हो जाता है गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन स्वयं को सागर का स्वामी कहता था? तो स्वयं को सागर का स्वामी कौन कहा? तो पुर्तगालियों ने कहा। निम्नलिखित में किसने गोवा में प्रथम भारतीय प्रेस की स्थापना किया? अर्थात जो भारत में जो प्रेस की स्थापना करता है कौन गोवा में? ये पुर्तगाली के द्वारा ही किया गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका। पुर्तगालियों ने किस बंदरगाह का महान बंदरगाह कहा था? तो पुर्तगालियों ने किस बंदरगाह को महान बंदरगाह कहा था? तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जो महत्वपूर्ण था, महान कहा जिसको, ये था चिटगांव बंदरगाह। चिटगांव बंदरगाह को सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गए हम लोग। गोवा दमन द्वीप, गोवा और दमन द्वीप पर पुर्तगालियों का नियंत्रण कब तक था? तो पुर्तगालियों का नियंत्रण गोवा दमन द्वीप पे 1961 तक रहता है। तो ये लोग पे सैनिक कार्रवाई के द्वारा इसको यहाँ से भगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, पुर्तगाली समुद्र मार्ग पर जो कर वसूल करते थे उसे कहा गया? तो उसे क्या कहा गया? तो उसे कहा गया कार्टजे कहा गया, उसे कार्टेज कहा गया। ये एक प्रकार का टैक्स लिया करता था। जो समुद्री मार्ग से जो भी व्यापारी लोग जाया करता था उससे वो टैक्स वसूला करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किन लोगों ने भारतीय जहाज निर्माण केंद्र को ध्वस्त कर दिया? तो कौन कर दिया? तो पुर्तगाल लोग ने कर दिया था, पुर्तगालियों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किन लोगों ने भारत और जापान के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? तो भारत और जापान के बीच जो व्यापारिक संबंध स्थापित करता है ये पुर्तगाल का ही देन है। भारत में पुर्तगालियों का प्रारंभिक विरोध किसने किया था? तो भारत में पुर्तगालियों का जो प्रारंभिक विरोध करता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो अरब के द्वारा किया जाता है। निम्न जोड़े को सही कीजिए। चलिए मिलाते हैं इसका, एक मिनट। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्तेदा द इंडिया, इसको क्या कहा? एस्तेदा द इंडिया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वरिंगदे अस्तेदा इंडियस कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, कैंपेवेन देश इंडेस ओरिएंटलिस। तो उपयुक्त में से सभी सही दिया गया है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, टोटल इसमें 50 से 60 लगभग क्वेश्चन है। पुर्तगाली के बाद भारत कौन आता है? तो पुर्तगालियों के बाद भारत कौन आएगा? तो पुर्तगाली के बाद जो भारत आता है वो डच होता है। और डच ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया है? तो डच जो अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित करता है ये कहाँ करता है? ये करेगा और सूरत में, मछलीपट्टनम में। डच जो करेगा ये सूरत में करेगा। एक मिनट, हाँ नहीं, मछलीपट्टनम हो जाएगा। डच कहाँ करता है? हम लोग देखे थे अभी
ये मछलीपट्टनम हो जाएगा। डच के द्वारा जो स्थापना किया जाता है प्रथम फैक्ट्री, ये कहाँ किया जाता है, ये प्रथम फैक्ट्री जो डच करता है ये मछलीपट्टनम में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध जो 1769 में अंग्रेजों ने अंतिम रूप से किसे पराजित किया, तो बेदरा के युद्ध में अंग्रेज डच को पराजित कर देता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन और भारत के शासक थे। तो ईस्ट इंडिया जब कंपनी का स्थापना हुआ था, कब हुआ था, 1600 ईस्वी में हुआ था। तो उस समय जो ब्रिटेन का शासक कौन थी, तो उस समय एलिजाबेथ प्रथम थी, जबकि भारत में किसका शासन था, तो अकबर का शासन भारत में था उस समय, ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, 1608 में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में सर्वप्रथम कौन आया था, तो जहांगीर के दरबार में कौन आता है, तो कैप्टन हॉकिंस आता है। कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से सर्वप्रथम भारत आया था, और रेड ड्रैगन भी उसमें शामिल था, तो वो आता है हेक्टर नामक जहाज से आता है, और उसमें रेड ड्रैगन नामक एक जहाज भी उसमें शामिल होता है। कैप्टन हॉकिंस के बारे में सही, इसके बारे में कौन सा सही है देखते हैं। यह फारसी भाषा के जानकार था, बिल्कुल सही है। जहांगीर ने इसे खान की उपाधि दी और 400 का मनसब दिया। तो जो कैप्टन हॉकिंस होते वो फारसी भाषा के जानकार थे, और जैसे ही वो जहांगीर के दरबार में आता है वो फारसी भाषा में अपने वार्तालाप करता है, जिसे प्रभावित होकर जहांगीर उसे इंग्लिश खां की उपाधि दे देता, साथ में उसे 400 का मनसब भी प्रदान करता है। और मनसब के जो मनसब प्रथा था वो किसके द्वारा चलाया गया था, ये अकबर के द्वारा चलाया गया था, जबकि मनसब व्यवस्था जो शुरुआत करता है सबसे पहले कौन करता है, ये चंगेज खां के द्वारा ही किया जाता है। चंगेज खां या मंगोल के द्वारा शायद ये किया जाता है, एक बार इसे देख लीजिएगा आप लोग क्रॉस चेक में। 1935 सॉरी क्वेश्चन नंबर 35, सर टॉमस रो किसके राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था, तो ये आता है किसके राजदूत के रूप में, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आता है। अंग्रेज ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था, तो अंग्रेज ने अपना जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित करता है पहले ये करता है सूरत में, फिर ये बाद में करेगा साउथ में, प्रथम जो करेगा मछलीपट्टनम में करेगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने दक्षिण भारत में जो अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित करता है वो करता है मछलीपट्टनम में करता है। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह किसके साथ हुआ, जिसे बम्बई दहेज में दिया गया था, तो पुर्तगाली की जो शासक थी, पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन, उसका विवाह 1661 में होता है किसके साथ, जेम्स चार्ल्स प्रथम के साथ होगा। ये चार्ल्स प्रथम के साथ इसका विवाह होगा, और ऐसे दहेज के रूप में बम्बई मिल जाएगा। यही बम्बई उसे के 1668 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से किसने बम्बई को 10 पाउंड में ईस्ट इंडिया कंपनी, एक मिनट, निम्न में से किसने बम्बई को 10 पाउंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था, तो कौन दे देता है, ये चार्ल्स प्रथम दे देता है। ऑप्शन इसका हो गया फर्स्ट। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री 1633 में स्थापित किया था, तो अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री 1633 में कहाँ स्थापित करता है, तो ये करता है उड़ीसा के बालासोर में और हरिहरपुर में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहला और दूसरा क्या होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। 1651 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ फैक्ट्री स्थापित कहाँ किया था, 1661 में जो अपना फैक्ट्री स्थापित करता है ये अंग्रेज, ये करता है कहाँ, ये करेगा कासिम बाजार और हुगली में करेगा। ए एवं बी दोनों हो जाएगा। ये बंगाल में करता है, बंगाल के कासिम बाजार और हुगली में करता है अंग्रेज का फैक्ट्री 1651 में।
किसने कोलकाता गोविंदपुरी सूता नदी को 1200 रुपये में खरीदकर कोलकाता की स्थापना किया था? तो कोलकाता का स्थापना कौन करता है? कोलकाता का स्थापना करता है जॉर्ज चार्नॉक। चलिए आगे देखेंगे। 1612 में किस अंग्रेज ने सॉली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? तो सॉली के युद्ध में थॉमस बेस्ट ने किसको हरा देता है? तो पुर्तगाली को हरा देता 1612 के सॉली के युद्ध में। सही सुमेलन कीजिए, सही सुमेल की चुने। सेंट फोर्ट जॉर्ज, तो सेंट फोर्ट जॉर्ज कहाँ है? मद्रास में। फोर्ट विलियम्स कोलकाता में, और पोर्ट लुई कहाँ है? तो पांडिचेरी को पोर्ट लुई है, तो इस उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अंग्रेजों ने निम्न स्थानों में क्रमानुसार अपनी फैक्ट्री स्थापित कौन सा इसमें किया था? जो स्थापित किया था, इसमें जो क्रम पूछ रहा, कौन सा क्रम इसमें से हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा मद्रास, सूरत, फिर हो जाएगा क्या मुंबई, फिर हो जाएगा इसका कलकत्ता। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 45 का? तो 45 का सी होगा, बी नहीं होगा, ये गलत है। पहले सूरत में होगा फिर मद्रास होगा। हाँ, प्रथम सूरत, मद्रास, मुंबई, फिर कोलकाता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका। निम्न में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को झगड़ालू, नीच और बेईमानों की कंपनी कहा? तो किसने कहा था? तो ये औरंगजेब का मामा था शाइस्ता खां, इसी ने कहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व नाम क्या था? तो इसका पूर्व नाम क्या था? मर्चेंट एडवेंचर्स नाम था, मर्चेंट एडवेंचर्स। और जेंटलमैन 17 किसका था? जेंटलमैन 17 किसका था? ये था किसका? डच का था। सुमेल करें, कंपनी दे दिया है, उसका स्थापना वर्ष दिया गया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब होता है? ये 1600 में होगा। फिर आता कौन सा? डच आता है। डच कब हो जाएगा? 1602 हो जाएगा। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब हो जाएगा? 1664। और पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का 1498 में। तो 1498 में आता है ये भारत में भी, और 1961 तक कौन रहता है? तो ये पुर्तगाल रहता है। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 49। तो इसका जो होगा सही वो मिला लीजिएगा आप लोग। 49 में है, फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी प्रथम और दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी प्रथम और दूसरी फैक्ट्री जो स्थापित करता है वो कहाँ करता है? तो फ्रांसीसियों के द्वारा सबसे पहले किया जाएगा सूरत में, फिर किया जाएगा मछलीपट्टनम में। फ्रांसीसियों की प्रसिद्ध केंद्र पांडिचेरी की स्थापना किसने किया था? तो पांडिचेरी की स्थापना कौन करता है? फ्रैंक मार्टिन करता है, जिसको पोर्ट लुई नाम रखा गया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक, तो फ्रांस का शासक कौन था? लुई 14वां था। और उसका प्रधानमंत्री कौन था? कॉलबर्ट था, दोनों मिलकर ये स्थापना करता है। बंगाल में फ्रांसीसियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। तो बंगाल में फ्रांसीसियों का जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था कौन सा था? तो वो चंद्रनगर था। ऑप्शन फर्स्ट हो गया। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर का नाम क्या था? तो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर का नाम था डुप्ले। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं थी? तो भारत में जो फ्रेंच बस्ती कौन सा नहीं हो जाएगा? तो इसमें गोवा जो है ये नहीं हो जाएगा, ये पुर्तगाल का बस्ती था, पुर्तगाली बस्ती था ये। बाकी पांडिचेरी, माहे, चंद्रनगर ये सब फ्रांस का बस्ती था। कर्नाटक का प्रथम और द्वितीय युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त होता है? तो जो पहला संधि कौन सा किया जाता है? पहला संधि होगा एला सापेल का संधि होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? पेरिस के संधि हो जाएगा। तो 55 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 55 का एला ने पांडिचेरी हो जाएगा। सी इसका सी नहीं होगा, ये हो जाएगा। पहला जो होगा कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध जिसके समाप्त होता है वो होता है एला सापेल के संधि, और दूसरा जो होता है कर्नाटक का दूसरा समाप्त होता है कौन से संधि के द्वारा? पांडिचेरी के संधि के द्वारा। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट होगा सही। कर्नाटक का प्रथम युद्ध का कारण था, तो कर्नाटक जो प्रथम युद्ध होता है किस कारण होगा? तो ये होगा ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी का युद्ध के कारण होता है।
किस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का पतन हो गया? तो फ्रांसीसियों का जो पतन हो जाता अंतिम रूप से ये होता है बांडी बास का युद्ध में हो जाता, जो 1760 में होता है। बांडी बास का युद्ध कर्नाटक के तृतीय युद्ध के बीच में ये लड़ा जाता है। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को कब मुक्त किया? तो फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को मुक्त करता है कब? 1954 में। डेनिश और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। तो डेनिश और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब होता? तो डेनिश का होता है 1616 में और स्वीडिश का होता है 1731 ईस्वी में। तो चलिए इससे संबंधित हम लोग देख लिए। जो क्वेश्चन था भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन से, और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए आप सभी का धन्यवाद।